चलिए बात करते हैं टेलीस्कोप। अब देखिए टेलीस्कोप का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उन सबको ऑब्जर्व करना। ठीक है। अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है इसका मतलब वो मेरे रेस्पेक्ट में क्या होगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी एक सिर्फ रिलेटिव टर्म है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ से सन को देखना है, तो सन तो यहाँ से बहुत दूर है। ठीक। अगर सन दूर है तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे रेस्पेक्ट में सन की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो वहां से जो भी इंसिडेंट रे आ रही होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और आपको ये पता है कि अगर पैरेलल रे से किसी भी लेंस पे फॉल करेंगी तो वो कहाँ पे मीट करती हैं, फोकस पे। फोकस पे कब मीट करेंगे, जब आपके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होंगे। अगर ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कहाँ पे मीट करेंगे, फोकल प्लेन पे। ठीक। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग बात करें तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो लेंस के बहुत पास होता है और मैं छोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता हूँ। अगर लेंस के बहुत पास है तो इसलिए आपने कहा था कि लास्ट टाइम पे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ छोटी होती है और जो आईपीस होता है उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है। इसमें अगर मैं बात करूं कि मेरे को किसको देखना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है। अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है इसका मतलब जो रेज आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट है और जो लेंस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत लार्ज है। अगर ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज है तो जो आईपीस होना चाहिए उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है। और ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट लेंस की आई फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, बड़ी। ठीक है। और यहाँ पे आईपीस की फोकल लेंथ क्या होगी, छोटी। जस्ट उसका अपोजिट टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में। क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो इसका मतलब वहां से जो रेज आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, पास आनी चाहिए। ठीक है। तो इसके पीछे रीजन यही है। तो लिख लीजिए आईपीस सॉरी ऑब्जेक्ट लेंस है और ये आपका आईपीस है। ऑब्जेक्ट लेंस की जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो लार्ज होती है इन कंपैरिजन टू आईपीस। या आपने कहा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे आपका ये है आईपीस। अब जो आपकी रेज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आ रही है इसका मतलब वो पैरेलल होंगी। तो आपने कहा कि इनकमिंग रेज आपकी पैरेलल है, तो आपने पैरेलल रेज ले ली। जो रेज पैरेलल होंगे वो कहाँ पे मीट करेंगे, फोकल प्लेन पे। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके फोकल प्लेन, उसका फोकल प्लेन तो यही होगा ना, जो फोकल प्लेन है ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे आपकी रेज मीट कर रही है। इसका मतलब पहली इमेज यहाँ पे बनी। ये जो पहली इमेज बन रही है ये आपने I1 मान लिया। I1। उसके बाद ये जो आपका है इमेज आईपीएस के लिए कैसा ट्रीट होगा, ऑब्जेक्ट की तरह। अब ये बताइए, मेरे को आईपीएस से अगर मेरे को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है तो ये जो इमेज है आईपीएस में किस पोजीशन पे होनी चाहिए, ताकि मैं देख सकूं इमेज को। फोकस और पोल के बीच में। हम्म। तभी तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी और मैं वर्चुअल इमेज को देख पाऊंगा। अगर रियल बनी तो इस साइड में बनेगी तो उसको मैं देख ही नहीं सकता।
तो यहाँ पे आपने कहा कि जो रेज होनी चाहिए वो आपकी फोकस और पोल के बीच में, मतलब कि आईपीस के फोकस और पोल के बीच में। जो ऑब्जेक्ट का था ये आईपीस का है, तो यहाँ से रेज गई ये कुछ ऐसी, और एक रे को आपने ऐसे ले लिया। यहाँ पे मीट कर रही हैं, ये फाइनल इमेज बनी। क्लियर है? ये यू ई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, ये एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ। लास्ट टाइम मैं बताया था लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज कितना है? एफ नॉट प्लस यू ई। यहाँ तो नोट के लिए फिर कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। नोट कर लिया? मैग्नीफाइंग पावर बताइए कैसे निकालें? सबसे पहला पॉइंट मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर तो हम लोग किसके लिए डिफाइन कर रहे थे? थीटा इमेज डिवाइडेड बाय थीटा ऑब्जेक्ट, ये तो कर रहे थे कि फाइनल इमेज कितना एंगल बना रहा है और आपका ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा था। ठीक, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट के लिए देखूं तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, तो यही ऑब्जेक्ट होगा ना, थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं आ रहा समझ में? ठीक, तो आपने कहा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बना रहा है थीटा ओ। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। जो फाइनल इमेज है वो तो एंगल ये बना रहा है ना, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे थीटा आई क्या है? फिगर को ध्यान से देखते हुए बताइएगा। फिगर को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। थीटा अगर स्मॉल होगा तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। सर एफ अपॉन यू ई। एफ अपॉन यू ई। फोकल लेंथ ऑफ I1 by UE। हाँ, तो ये डिस्टेंस है आपकी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यही होगा ना। अगर मैं थीटा नॉट के बारे में बात करूँ, ठीक, और अगर थीटा आई के बारे में बात करूँ तो ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या होगा? परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा आई लिख रहा हूँ तो थीटा आई कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये है, ये भी एक परपेंडिकुलर है। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को देखूँ तो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, अगर इस वाले ट्रायंगल को देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये। बड़े वाले को देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? परपेंडिकुलर ये वाला,
ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर है? तो इस वाले ट्रायंगल के लिए आपने लिखा तो इसको क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर F(I1) इंटू इसको कुछ मान लेते हैं, M मान लेते हैं। तो I1M डिवाइडेड बाई UE, और थीटा नॉट के लिए क्या हो जाएगा? I1M डिवाइडेड बाई FE, सॉरी ऑब्जेक्ट, यही होगा ना? अब देखिए ऊपर में साइन माइनस आएगा, कोई बता सकता है क्यों? थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को ध्यान दीजिए। सर वर्चुअल में सुना सर। ठीक है, किसी को भी एक को पॉजिटिव मान लीजिएगा तो दूसरा अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। एक के लिए रियल बन रही है, दूसरे के लिए वर्चुअल बन रही है। क्लियर है? पहले वाले के लिए रियल इमेज बन रही है, दूसरे वाले के लिए वर्चुअल बन रही है। तो अगर एक को पॉजिटिव माने तो दूसरा मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होगा ना। चलिए, तो ये देखिए I1M ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? -F0 डिवाइडेड बाई UE। ठीक। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे हम लोग, 1 फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/UE, जनरल फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक। यहाँ पे V क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये डिस्टेंस मान लीजिए कोई नेगेटिव। भी। हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव। ये VE है। रे का डायरेक्शन राइट है, और डिस्टेंस कहाँ में ज़रूरी है? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/FE इज इक्वल टू -1/VE। और U की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। साइन पुट कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक। तो देखिए 1/UE की वैल्यू कितनी आ गई? 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/VE। ये पहला रिलेशन नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। ये रिलेशन पहले वाले में पुट कर दीजिए, इस वाले में, ए में। तो 1/UE की वैल्यू कितनी है? 1/FA प्लस 1/V। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए ए इक्वेशन में। तो मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू -F0 1/FA प्लस 1/V। 1/UE की जगह वैल्यू पुट कर दिया बस आपने। क्लियर है? चलिए, केस 1। अगर जो इमेज है वो, कई बार एग्जाम में लिखा रहता है कि बहुत पास बन रही है, नियरर टू द लेंस। ठीक है, इफ इमेज इज फॉर्म्ड नियरर टू द लेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो इमेज की डिस्टेंस है वो कैपिटल डी के इक्वल है। इससे ज़्यादा पास बनेंगे तो मेरे को तो नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, तो नियरर टू द लेंस का मतलब क्या हुआ? कैपिटल डी पे बन रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, इसका मतलब यही हुआ V इज इक्वल टू कैपिटल डी। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, ये कैपिटल डी हो जाएगा,
और यहाँ से एफ ई को भी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई, 1 + एफ ई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। ठीक है, बस एफ ई को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना है, फिगर को देखिए जो आपने बनाया है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस यू ई। एफ नॉट प्लस यू ई, दो लेंस के बीच की डिस्टेंस, ये होता है आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। केस 2, इफ इमेज formed at far point, इसका मतलब क्या हुआ, v क्या है, टेंडेंट टू इन्फिनिटी, बहुत दूर बन रहा है इमेज आपका। अब मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, 1/v, 0 हो गया, 1/इन्फिनिटी, तो क्या बचेगा, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई। और ये बताइए भी कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे, यही है ना। अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस पे होता है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती है, इसका मतलब जो यू ई की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल ना। अब इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गया तो। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है नहीं, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वैसे भी टेलीस्कोप भी एक्स्ट्रा ही है। क्लियर है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या, एक लेंस और यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का ये चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तीन चार दिन है, पूरे क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के। सैटरडे को डाउट है 11:30। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चार्ज से, चार्ज के बारे में। अगर देखिए, अब हमारा जो पहला पार्ट आता है, मैं ऐसे बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ट्वेल्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिकली किसके बारे में स्टडी करते हैं, चार्ज के बारे में। अगर चार्ज आपका रेस्ट पे है, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है। ठीक, जब कांस्टेंट रेस्ट पे रहता है तो हम लोग किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, उसके बाद जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, करंट। ठीक, उसके बाद जब एक्सिलरेट करता है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं ईएम वेव्स में। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैट में बेसिकली हमें दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो पहला पार्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा पार्ट है कैपेसिटर। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और मैग्नेटिज्म में आपके कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। एक तो करंट, शुरुआत हम लोग करंट से करेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो करंट आएगा। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अर्थ मैग्नेटिज्म आएगा। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल आएगा।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये सब उन सब की बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद आपका EMI आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आपका आएगा AC। कितने चैप्टर हैं? ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में मतलब कि करंट 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर। उसके बाद आपका EM वेव्स, और ये 2 चैप्टर। ठीक है, तो लगभग आपके 9 चैप्टर हैं यहाँ पे। ये आपका 12th का फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट हम लोगों का रे ऑप्टिक, जो सबसे बड़ा पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। और ये आपका चली रहा है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैट खत्म हो जाता है इसके बाद फिर हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा कंप्लीट करने में। सबसे लेंदी पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैट आपका। कोशिश यही है कि मई एंड तक या जून 10 या 15 तक हम लोग का सिलेबस हो जाए। ये मानते हुए चलें कि 1 अगस्त को आपका पेपर होगा। ठीक है, चलिए। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बात करूं कि यहाँ पे मेरे को किसके बारे में स्टडी करना है, चार्ज के बारे में, जो कि आपका रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक, अगर चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखें चार्ज। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? +-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। सर ई ही होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लिख लीजिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। उसके बाद कुछ और भी हमें एलिमेंट मिले, क्वार्क्स। ये क्या होता है? +-E/3 +-2E/3। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटा होता है। ठीक है, E/3 बल्कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का 1/3 है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर सिंपल आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, अगर क्वार्क्स ऑप्शन में है तभी इसको मार्क करेंगे, अदरवाइज नन ऑफ दिस को मार्क नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको 3 ऑप्शन दे दिए, एक में इलेक्ट्रॉन था, 2 और ऑप्शन थे, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो अब नन ऑफ दिस को नहीं मार्क करेंगे, क्वार्क को तभी मार्क करेंगे अगर वो ऑप्शन में दिया हुआ है, अदरवाइज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बताइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? सर किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। क्या? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्यों? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्यों पूछे? बताइए। सर क्योंकि वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। सही से रीजन दीजिए, सभी लोगों का आता है, बिल्कुल सिंपल सा है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही होता है ना, पढ़ा हुआ आप लोगों ने।
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। मैंने बोला क्यों? अगर क्लास के दौरान कोई रिमूव होता है तो समझ जाएगा मैंने किया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मैंने सोच लिया अब किसी को भी नहीं कहूँगा कि भैया वीडियो ऑन करो। एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट को ही पढ़ाऊंगा, क्लास से रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा। और मैंने रिमूव कर दिया तो क्लास में दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर क्लास में। आपने कहा, मैंने कहा कि कोई भी एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इसमें से, अच्छा ये बताइए कि कोई भी एटम है तो एटम में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करूं तो वो तो न्यूक्लियस का पार्ट है। ठीक। अगर ये भी आपको पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है लेकिन न्यूक्लियस को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो आपको ये पता है कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, एटम बम आपका फिजन पे बेस्ड है, सन आपके फ्यूजन पे बेस्ड है, और दोनों में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है। तो न्यूक्लियस को ब्रेक करना इतना ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं सिंपल से बात करूं और आप लोग हर एक के जितने भी रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट लेता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सब चीज़ें अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहती हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है। और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए आसान है इन कंपैरिजन टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन आपका एड ऑन भी हो सकता है किसी भी कंडक्टर पे, तो मैंने कहा कि एक आपका न्यूट्रल कंडक्टर है। न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैंने यहाँ पे कहा कि आपने यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, 1000 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, तो मतलब कि 1000 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। 1000 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब 1000 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। ठीक है। तो इस वाले कंडक्टर पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस 1000 इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, मतलब कि प्लस चार्ज आ जाएगा इसमें। ठीक है। ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि किसी भी कंडक्टर से मैं आधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूँ या 3/2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इंटीजर में ही बाहर निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब उस पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या एड ऑन होंगे वो हमेशा इंटीग्रल में रहेंगे, इंटीजर्स में रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज ऑन एनी चार्ज इज सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यही हुआ इस सेंटेंस का मतलब। ठीक है। तो आपका किसी पे भी चार्ज पे, किसी भी कंडक्टर पे चार्ज है वो क्या होगा? इंटीजर इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐड ऑन किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपने रिमूव किया है। क्लियर है? चलिए। Yes. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने कहा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 3 बॉडीज हैं, ए बी सी। ए वाले पे चार्ज है आपका 20 कूलम, बी वाले पे है -5 कूलम, और सी वाले पे है 40 कूलम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो आपका चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है। आइसोलेटेड मतलब कि इसका दुनिया से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, ये आइसोलेटेड है। ठीक। तो मैंने यहाँ पे कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें 3 बॉडीज हैं। अब मैंने क्या किया, अब 3 बॉडीज पे जो चार्ज है वो ऐसा हो गया, ए बी सी, ए बी सी। ए पे चार्ज है 15 कूलम, इस पे है 15 कूलम, तो फाइंड आउट द चार्ज ऑन बॉडी सी। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है।
सी पे कितना चार्ज होगा? 25। हम्म अभी आपने कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका मतलब चार्ज विल बी कंजर्व। अगर यहाँ पे चार्ज कंजर्व है तो देखिए, इस टोटल सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है? 20, 40, 60 -5, 55। तो इस सिस्टम पे भी फाइनल चार्ज कितना होना चाहिए? 55 कूलम। ठीक। यहाँ पे देखिए, इन दोनों का समेशन कितना है? 30। तो इस पे कितना होना चाहिए? 25। तभी तो 25 + 30 किसके इक्वल होगा? 55 के इक्वल। क्लियर है कि नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो पहले नेट चार्ज कितना था? 55 कूलम। तो बाद में भी कितना होना चाहिए? 55 कूलम। तो निकाल लीजिए सी पे कितना चार्ज आएगा। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, जो मास होता है क्या वो कांस्टेंट होता है कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो मास इज इक्वल टू m0 1 - v² डिवाइडेड बाई c²। ये आइंस्टीन ने बताया था, आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी। उसने ये बताया था कि अगर किसी भी बॉडी, जो कोई सी भी बॉडी है, उसका जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी वेलोसिटी पे। तो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते आए थे मैकेनिक्स में, कहीं पे भी हम लोगों ने मास, जैसे मैंने सिंपल कहा कि एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, वो 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो वहाँ पे तो मैंने मास उतना ही लिया था ना, तो उसको तो चेंज किया ही नहीं। 102 kg है तो 2 kg ही लेके मैंने सॉल्व किया था पूरे मैकेनिक्स में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो वेलोसिटी थी वो मैंने 100 मान लूँ, 400 मान लूँ, स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं लिया था ना। मैकेनिक्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया था जिसमें मैंने कहा था कि पार्टिकल आपके स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 400, 500 जो भी आपका है, जैसे कि मैम यहाँ पे मान लेता हूँ वेलोसिटी आपने कितनी ले ली? 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अगर ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ, m0 का मतलब क्या होता है? रेस्ट मास। तो यहाँ पे आपने c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ पुट करके देख लीजिए, v² / c², v² 25 डिवाइडेड बाई c² 10⁻16। ये होगा v² / c²। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी? 0 ना। नीचे देख लिए 10⁻16 है, ऊपर 10⁻4 है। ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 है। ठीक। अगर ये अप्रोक्सीमेटली 0 है तो 1 - 0 क्या बचेगा? 1। तो सिंपल मास विल बी इक्वल टू मास, मतलब कि सिंपल रेस्ट मास। ठीक है। इससे मैकेनिक्स में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते थे वहाँ पे बॉदर नहीं करते थे कि मास आपका वेरी कर रहा है, क्योंकि स्पीड आपकी बहुत कम थी इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स में बात करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर ये आपके हैं, एक तो पहली बात तो ये बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, इनका मास ऑलरेडी पहले से बहुत कम है। अगर ये इन कंपैरिजन टू लाइट किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव करे, मैंने कहा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। ठीक है। तो वहाँ पे इसका मास चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं कि आपने सिंपल सा कहा कि जो मास है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मेरा अगला क्वेश्चन कि चार्ज भी क्या डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे? No, sir. लिख लीजिए। यही दोनों क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए थे थ्योरी में।
आप सभी लोगों की 12th तो स्ट्रांग होगी, क्योंकि 11th पढ़ते नहीं लेकिन 12th तो पढ़ते ही पढ़ते हैं बोर्ड के नाम पे। चलिए, अब हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। मैंने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2 और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है R। तो आप लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। और K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ और इसको हम लोग कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है 8.82 × 10⁻⁻12। ठीक। हाँ, अब मैंने कहा कि Q1 Q2 चार्जेस हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, स्मॉल r है। और मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि दोनों चार्जेस क्या हैं आपके, पॉजिटिव है। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 1 पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो सिंपल पहला पॉइंट कि अगर दो चार्जेस हैं तो दोनों चार्जेस के बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स लगेगा वो किस लाइन के अलोंग होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, दोनों सेंटर को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, उसी लाइन पे आपका फोर्स एक्ट करेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में छोटी छोटी बातें भूल मत जाइएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन करवाऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं दूसरे पॉइंट पे देखूँ, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं F21 और F12 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ठीक। और वो कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, पहला कि जो फोर्स होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, उस लाइन पे एक्ट करना चाहिए। दूसरा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो सिंपल भाषा में समझें कि ये क्या बनाना चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन थर्ड लॉ भी तो यही कहता है। ठीक है, कि एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों का नेचर भी सेम हो, और दो सेपरेट बॉडीज हो। तो यहाँ पे भी तो देखिए दो सेपरेट बॉडीज हैं, Q1 Q2, दोनों पे फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों का नेचर भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो ये सभी कंडीशन को जो फॉलो करे उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। क्लियर है। ठीक है। Yes, sir. तो जो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक। तो क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो डायग्राम के हिसाब से आप फोर्स का डायरेक्शन बता दीजिए, और उसके बाद मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। तो पहला पार्ट हम लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर लॉ ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो हम लोग वो सेकंड वो हमें पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में वेक्टर लॉ को फॉलो करना है, वेक्टर फॉर्म को फॉलो करना है, और किस क्वेश्चन में हम लोग सिंपल इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बताएगी। पता चला कि हमें करना था और आप इस वाले फॉर्म से लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लगे रहेंगे उस क्वेश्चन में, आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। चलिए, 2-3 सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट करके बताइए। चलिए, एक 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट और। मैंने कहा कि यहाँ पे F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो कितना है, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक।
अब मैंने कहा कि मान लीजिए कि एक थर्ड चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है Q3, ठीक है। तो Q3 के कारण जो Q1 पे फोर्स लग रहा था Q2 के कारण, ध्यान से सुनिएगा, Q2 के कारण Q1 पे फोर्स लग रहा है, मेरे को पता लग रहा है। मैंने कहा कि मैंने थर्ड चार्ज को रख दिया Q3 को, क्या इस फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं। तो लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, force between two charges force between two charges is independent of force between two charges is independent of presence or absence of third charge. Force between two charges is independent of presence or absence of third charge. Find minimum force between two charges placed at 1 meter apart. बताइए। KQ स्क्वायर सर। KQ स्क्वायर, सर KE स्क्वायर। देखिए सिंपल फॉर्मूला आपने लगाया KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। R की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी, इसका मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए ना। तो Q1 Q2 क्या है? चार्ज। चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब F मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F मिनिमम विल बी इक्वल टू K इंटू ई स्क्वायर। R की वैल्यू तो 1 मीटर है। आगे समझ में? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड A है, मेरे को इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। जल्दी से कीजिए फटाफट, सिंपल सा है, वेक्टर लॉ। सर KQ स्क्वायर √3। सर √3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सही है। और किसी का सिंपल क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है। देखिए इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। 1 के कारण जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द लाइन, ठीक। 2 के कारण जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द लाइन। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ1 Q2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम A स्क्वायर। F1 की वैल्यू देखूँ तो KQ1 Q2 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो दोनों तो सेम है ना, दोनों फोर्सेस सेम है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। दो फोर्स के बीच में एंगल, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट क्या होता है? √A² + B² + 2AB cos थीटा।
तो यहाँ पे अगर मैं एफ नेट निकालूँ तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √3 इंटू एफ, ये कितना हो जाएगा √3 k² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, इस वाले पे मेरे को एफ नेट निकालना है। सर √2 + 1 k² गलत। Sir, k² by a square into 2 √2 plus 1/2. करेक्ट है। तो k² / a² वो कोष्टक में 2 √2 + 1/2। करेक्ट है। देख लीजिए, ये था क्यू 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 क्यू, और सभी साइड आपके कितने थे, ए थे। मैंने कहा इस वाले पे फोर्स निकालना है, इसको मान लीजिए 1 2 3। 1 के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में होगा F1, 2 के कारण अलोंग द डायगोनल F2, और 3 के कारण अलोंग द लाइन F3। ठीक, तो F1 और F3 को देखिए, F3 का मैग्नीट्यूड भी कितना है, k² / a², और F1 का भी मैग्नीट्यूड कितना है, k² / a²। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड f है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना हो जाएगा √2f। तो आपने यहाँ पे कहा कि इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया, कितना आया, √2 इंटू एफ। तो एफ नेट देखिए कितना हो जाएगा, एफ नेट अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो √2f + f2। √2f का मतलब f की वैल्यू तो है k²/a², और f2 की वैल्यू कितनी है, k(q1 q2) डिवाइडेड बाई r²। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2a। तो r² का मतलब 2a², कॉमन ले लीजिए, k(q²/a²। अंदर क्या बचेगा, √2 + 1/2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक स्ट्रेट लाइन है, 1 कॉलम 8 कॉलम 27 कॉलम, कहाँ तक है, 1000 कॉलम तक, और ये कितने कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर अप टू 10 मीटर। तो आपको नेट फोर्स निकालना है ऑन 1 कॉलम विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन।
अर्जुन बताइए आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है। सर 55K। करेक्ट। देखिए इस वाले 1 कूलम की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, रिपल्शन। 2 कूलम की वजह से भी फोर्स कहाँ लगेगा, रिपल्शन। और 27 कूलम की वजह से भी रिपल्शन। तो अगर मैं देखूं कि हर एक चार्ज की वजह से जो 1 कूलम पे फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। 55 आ गया। हाँ, तो मैं हर एक को ऐड कर देता हूँ, सिंपल सा। तो आप हर एक को ऐड करेंगे तो पहले वाले के कारण 1 के कारण कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये कहाँ तक जा रहा है, 1000 तक। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, ये 2 बच जाएगा, 3 स्क्वायर, ये 3 बच जाएगा, और 10 स्क्वायर यहाँ पे 10 बचेगा। तो देखिए ये कितना आ गया, K +2K +3K अप टू 10K। तो यहाँ पे आपने K को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 और अप टू 10। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3 अप टू 10 अप टू n का। इसको जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू n। ये होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसको याद रखिएगा, जनरलाइज फॉर्मूला आपका। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है बताइए, किसको पता है। किसी को याद है, चलिए लिख लीजिए, n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इसका फॉर्मूला क्या है, 1³ + 2³ अप टू n³। लिख लीजिए, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। याद रखिए, अगर बाई चांस आए तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूले को याद रखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 अप टू 10। तो n की वैल्यू कितनी है, 10 है ना। n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 55। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 55K। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया बस आपने। n की वैल्यू 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का नोट करना रह गया हो तो बता दिया कीजिएगा। 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे -2 कूलम,
3 मीटर पे 3 कॉलम, 4 मीटर पे -4 कॉलम, ऐसे ही चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। एक 1 कॉलम चार्ज है ओरिजिन पे, तो इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है। सो 0. गलत। एम्स का क्वेश्चन है। लेकिन इन सब सभी क्वेश्चन में आपके मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए, फॉर्मूला नहीं पता होगा, मैं जानता हूँ, वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस वाले 1 कॉलम की वजह से देखूं तो ये इसको रिपेल कर रहा है। -2 कॉलम क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। फिर 3 कॉलम क्या कर रहा है, रिपेल। -4 कॉलम क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। ठीक है, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला रिपेल कर रहा है। तो मैंने क्या मान लिया कि ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान ली। साइन कन्वेंशन आपकी मर्जी, किसको पॉजिटिव माने किसको नेगेटिव माने। लेकिन बेसिकली याद रखिएगा कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है, ये साइन कन्वेंशन पूरे फिजिक्स में लागू होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स है तो F इज इक्वल टू पॉजिटिव लेते हैं, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो F इज इक्वल टू नेगेटिव लेते हैं। अभी हम लोग इसको बकायदा प्रूफ भी करेंगे वेक्टर फॉर्म से। ठीक है, वैसे इन जनरल आप याद रखिए कि अगर रिपल्सिव फोर्स है तो F इज इक्वल टू नेगेटिव लेंगे, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो F इज इक्वल टू, सॉरी, रिपल्सिव फोर्स है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे किसके लिए, अट्रैक्टिव के लिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया अगर गलत लिखवा दिया तो। अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव और रिपल्शन के लिए पॉजिटिव। ये कन्वेंशन बहुत जगह यूज आने वाला है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन में। रिपल्शन के लिए पॉजिटिव, अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या कहा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, और अट्रैक्शन होगा तो इस डायरेक्शन में। तो आपने कहा कि रिपल्शन वाले डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे एफ नेट लिख रहा हूँ, तो एफ नेट लिखूंगा तो एफ नेट विल बी इक्वल टू 1 कॉलम की वजह से रिपल्शन, मतलब कि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, -2 कॉलम की वजह से अट्रैक्शन, मतलब कि राइट डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइन। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 3 कॉलम की वजह से रिपल्शन, मतलब कि लेफ्ट डायरेक्शन, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सर वो -2 नहीं होगा? क्यों माइनस लेंगे, डायरेक्शन तो ऑलरेडी ले चुका ना, है ना। तो अभी हम लोग जो पहला तरीका देख रहे हैं, इसमें हम लोग Q1 Q2 हमेशा पॉजिटिव पुट करेंगे। जो तरीका अभी हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि डायग्राम में आपने ऑलरेडी दिखा दिया कि फोर्स का डायरेक्शन है क्या, राइट है, लेफ्ट है, ऊपर है, नीचे कहाँ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड में Q1 Q2 हमेशा कैसे पुट करेंगे, विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, गलती मत कीजिएगा, ऐसी गलतियां, छोटी गलतियां। चलिए, अब ये ऐसे ही चलता जा रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो एक 2 कैंसिल हो गया, एक 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर k को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही चलेगा ना। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है लॉग का, ln 1 + x इज इक्वल टू
x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 अप टू इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा ln 2, और x की जगह 1 पुट किए तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सीरीज तो सेम ही है ना, ये जो सीरीज है, और इसकी वैल्यू कितनी है ln 2, तो ये आंसर कितना हो जाएगा k ln 2। क्लियर है? तो फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी होते हैं, बस उसमें थोड़ी सी मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। टिपिकल बनाने का तरीका यही है कि मैथ्स की सीरीज यूज करने लगूँ मैं। सर इसके अलावा भी और कोई फॉर्मूले यूज होते हैं? फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, मैं बस उतने लेवल तक जा रहा हूँ जहाँ तक एम्स ने पूछा है। हाँ सर, मतलब वही हमें जितने की नीड है हाँ वो हाँ, बस बस इतने ही उतने है। की आवश्यकता ही है। वैसे तो नीट में तो आया भी नहीं है, इतने टिपिकल फॉर्मूले थे वो गया भी नहीं है। ठीक है। अब वैसे अगर मैं सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूले देखूँ तो कम से कम 100 के आसपास में है। उतने फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों को। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहाँ तक एम्स ने पूछा है उतने क्वेश्चन करवा दिए। नीट ने तो इतने भी नहीं पूछे हैं कभी। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे कहा दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 एक Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R1। ये वाला चार्ज पार्टिकल आपका फिक्स्ड है, और इस वाले चार्ज पार्टिकल Q2 इसका मास कितना है m। ठीक। अब ये पूछा गया फाइंड स्पीड ऑफ Q2 when it is at R2 distance। इस Q2 चार्ज को आपने इस पोजीशन से क्या किया, रिलीज किया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। Q1 Q2 चार्जेस हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1 है। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपने इसको रिलीज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 के कारण वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस वाले Q2 चार्ज को रिलीज करूंगा तो ये अलोंग द फोर्स मूव करेगा ना। अगर अलोंग द फोर्स मूव करे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये मैंने मान लिया कि Q2 चार्ज यहाँ पहुंच गया, कितने डिस्टेंस पे पहुंच गया, R2 डिस्टेंस पे। इस पे फोर्स लग रहा था, इसका मतलब इस पे एक्सेलरेशन है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कि Q2 चार्ज आपका एक्सेलरेट करेगा। अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग होगी ना। तो मेरे से पूछा गया जब ये Q2 चार्ज R2 डिस्टेंस पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, या सिंपल स्पीड कितना है। क्वेश्चन आया सुन में? सर यहाँ तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। हम लोग पूरा मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स नहीं पढ़ा होता तब आप ये क्वेश्चन आज पूछते। सब चीज़ें की थी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो उससे पहले 8-10 क्वेश्चन किए थे ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से। याद आ रहा है कुछ? स्ट्रेट लाइन मोशन से पहले जब स्टार्टिंग की थी तो वहीं से करवाता ही हूँ। हाँ सर, आ गया, पता है, चल गया कैसे हाँ, करना है। एक सेकंड। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। पहला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, और कल हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। तो कल थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ कर आइएगा। वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया था इक्विलिब्रियम, पढ़ाया था ना, स्टेबल अनस्टेबल, और स्टेबल का मतलब क्या होता है। ठीक। और थोड़ा सा एसएचएम को पढ़ के आइएगा, क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में आपने देखा होगा एसएचएम से रिलेटेड टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी, जहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था और इक्विलिब्रियम पढ़ा था।
और एसएचएम का बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम पीरियड निकालने का। ये 3 चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट इसी पे बेस्ड है, जो भी कल हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि कल क्वेश्चन करवा रहा हूँ बैठ के याद कर रहे हैं कि क्या पढ़ा था। इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को देख कर आएगा कल की क्लास के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और वर्क पावर एनर्जी में जो आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। उसके बाद एसएचएम में आपने टाइम पीरियड निकालने का तरीका। ये 3 चीज़ें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हो जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। सर हो गया, आप आंसर बता दो एक बार। सर तो मेरे को इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डेटा ही चेंज कर दिया। उसमें न्यूमरिक वैल्यू दी थी, मैंने न्यूमरिक वैल्यू हटा दी, जनरलाइज कर दिया अच्छा। क्वेश्चन को। सर मेरा आ तो गया है। तरीका बता देता हूँ, किसी भी एक्स पोजीशन पे फोर्स निकाल लीजिए, ठीक है। हम्म। और फोर्स निकालेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपका एक्स के टर्म में आ जाएगा। अगर एक्सीलरेशन एक्स के टर्म में आ गया तो मैं एक्सीलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, वी डी वी अपॉन डी एक्स। VdV/dx, हाँ बस ऐसे ही अब किया इंटीग्रेट सर। कर दीजिए, हम्म। ठीक है। जिनका नहीं हुआ ट्राई कीजिए एक बार, हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कल सेम टाइम पे, और जितनी चीज़ें बोली प्लीज़ उसको थोड़ा सा रीड करके आइएगा, ठीक है। चलिए, ओके। थैंक यू सर। Thank you, वेलकम sir. वेलकम Thank you, थैंक यू sir. सर। वेलकम।